हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो एनसीईआरटी बेस्ड संपूर्ण एनसीईआरटी सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसको हमने सिलेक्शन वाली सीरीज नाम दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका एक और धमाकेदार सेशन हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है, इसके अंदर में हम लोग बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, वो फ्रेंड्स इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पे आप लोग शेयर कर सकते हो। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को शेयर कर देंगे, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ सके और ऐसे ही धमाकेदार सेशन हम लोग लेते रहे। जिन लोगों ने यहाँ पर में इस सेशन को लाइक कर दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ऐसे ही फ्रेंड्स अपना प्यार यहाँ पर में देते रहिए, ताकि एनर्जी जो है पूरे सेशन भर जो है वो बनी रहे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमने जैसे ही सेशन स्टार्ट किया 300 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, तो उसके लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है कि रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक थी, ठीक है। ये भारत के तुर्की शासक की बेटी थी। कौन सा वाला तुर्की शासक था जिसकी बेटी थी ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग यहां पर में। जी बिल्कुल प्रीति रे जी, देखिए यहाँ पर मैं जो है ना, आपको एसएसटी से करने के लिए आपके कोई दो सब्जेक्ट होने चाहिए 9th-10th के अंदर में। हिस्ट्री और होम साइंस आपने किया है, तो हिस्ट्री के साथ में कोई दूसरा और सब्जेक्ट होना चाहिए था आपका 9th-10th के लिए। हाँ, 6 to 8 के लिए आप कर सकते हो। रजिया अपनी पहली मुस्लिम शासिका थी, तो ये किसकी बेटी थी? ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। एक्चुअली बात यहां पर में निकल कर आती है आप लोगों के दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत जो था आप लोगों का फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत, इसमें 5 राजवंश हुए हैं आप लोगों के, 5 राजवंश, जिसमें से जो सबसे पहला था वो तुर्की वंश था, तुर्क वंश, या जिसको आप लोग गुलाम वंश भी बोलते हो, ठीक है। गुलाम वंश भी इसको कहा जाता है। तो इसका जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। फिर था आराम शाह, थोड़े समय के लिए बना था। फिर इल्तुतमिश बना, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में उसका जो बेटा था रुकनुद्दीन, वो शासक बनता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा काबिल शासक नहीं था। तो उसके बाद में जो है उसकी इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया, वो शासिका बनती है। अब फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, DSSB के अंदर में आया था कि रजिया कब से कब तक शासिका थी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, 1236 से लेकर 1240 तक इसने दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया है। लिखेंगे सभी लोग यहां पर मैं कमेंट में इसको, ये पॉइंट लिखिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। 1236 से 1240 तक DSSB के PRT के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है आप लोगों की। एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो किसकी बेटी थी? सबसे पहली बात तो ये कौन से वंश की थी? तो ये तुर्किश डायनेस्टी की थी, अर्ली तुर्किश डायनेस्टी, शुरुआती तुर्की राजवंश, जिसको आप लोग गुलाम वंश भी बोलते हो, जिसको आप लोग मामलुक वंश भी बोलते हो, ठीक है। तो उसमें शमशुद्दीन इल्तुतमिश थे, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो जो है यहाँ पर में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, उसकी ये बेटी थी, ठीक है, रजिया सुल्ताना। शमशुद्दीन इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वो खुद मोहम्मद घोरी का गुलाम हुआ करता था, मोहम्मद घोरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान किस राज्य से हुई है? कैलिको, ये कैलिको जो शब्द है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है आप लोगों का कैलिको, क्योंकि भारत के पूरे कपड़े को ही बाद में कैलिको नाम दे दिया गया। हुआ यूं था फ्रेंड्स कि कलिकट नाम की एक जगह है केरल के अंदर में, वहां पर में पुर्तगाली लोग आए थे, और पुर्तगालियों के आने के बाद जो चीजें यहां से लेकर जाने लगे थे वो यूरोप में, उनमें से एक वस्त्र भी था, ठीक है, सूती वस्त्र। तो भारत से जो कपड़ा लेकर जाते थे वो लोग, स्पेशली कलिकट से, उसको उन्होंने नाम दे दिया था कैलिको, और फिर बाद में पूरे भारत के कपड़े का ही नाम कैलिको पड़ गया था। वैसे अलग अलग नाम से भी जाने जाते थे आप लोगों के अलग अलग इलाकों के कपड़ों को, लेकिन भारत से आने वाले कपड़ों का नाम यूरोप के अंदर में कैलिको पड़ गया था पूरी तरह से, कलिकट के नाम से। तो कलिकट जो है ये आज का केरला जो राज्य है वहां पर में आप लोगों को मिलेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो सबसे पहले जो है कौन लेकर गए थे यहां पर में भारत से कपड़ा? पुर्तगाली लोग भारत से लेकर गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, कैलिको। तो पुर्तगीज लोग उन्हें कलिकट से, कलिकट नाम की जो जगह है जिसको आज कोझी घोड़े के नाम से जाना जाता है केरला के अंदर में, पहले उसको कलिकट बोलते थे, और यही वो जगह है जहां पर में वास्को डी गामा ने लैंड, मतलब वो सबसे पहले वो आकर रुका था वो भारत के अंदर में। देखिए फ्रेंड्स, कदमाई जो है एक तरीके का लैंड रेवेन्यू था, जो किसके समय में लिया जाता था? ठीक है, कदमाई,
बताइए जल्दी से। यहाँ पर में कदमाई नाम का एक टैक्स था, और ऐसे ही फ्रेंड 400 प्रकार के टैक्सेस का, करीब करीब 400 प्रकार के अलग अलग प्रकार के टैक्स थे आप लोगों से जो लिए जाते थे। तो जल्दी जल्दी बताओ। कदमाई था, वेट्टी था, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले टैक्स थे आप लोगों के। तो कदमाई जो होता था ना, ये एक प्रकार का भू राजस्व था, ठीक है, जो जनता से, जिनके पास में जमीन है, किसान है, उन लोगों से लिया जाता था, लैंड रेवेन्यू। और ये लिया जाता था फ्रेंड्स आप लोगों को चोल शासन के समय में। चोल शासन के समय में 400, करीब करीब 400 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। 400 प्रकार के टैक्स, जिसमें से एक आपका कदमाई था। कदमाई लैंड रेवेन्यू था, ये भी याद रखना है, जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में आ सकता है। और एक दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट टैक्स है आप लोगों को, जो एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, वो है फ्रेंड्स आप लोगों का वेट्टी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। वेट्टी नाम का जो टैक्स है, ये फोर्स्ड लेबर, जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था आप लोगों से। जो काम आप करते हो वो आप लोगों से टैक्स के रूप में ले लिया जाएगा, ठीक है, जो भी आप काम करते हो उसके फॉर्म में ले लिया जाएगा आप लोगों से टैक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप मजदूर हो, तो आप लोगों से मजदूरी करवा ली जाएंगी। अगर मान लो आप टीचर हो, तो हो सकता है कि राजा जो है बोले मेरे बच्चे को जो है आके ट्यूशन पढ़ा दो फ्री में, ओके। तो इस तरीके से फ्रेंड कुछ भी आप लोगों से टैक्स फोर्स्ड लेबर के रूप में लिया जा सकता था, जिसको वेट्टी बोलते थे, वेट्टी। और कदमाई जो है ये एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू था चोला काल के समय में। चोला काल के समय में कितने अराउंड कितने प्रकार के टैक्स होते थे, जल्दी से आप लोग लिखकर बताएंगे ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए, कितने प्रकार के टैक्स होते थे। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो क्या कहलाता है, ठीक है। एसएससी एमटीएस में आ चुका है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, सीटेट के मल्टीपल शिफ्ट में आ चुका है, DSSB के मल्टीपल शिफ्ट में आ चुका है, बिहार के अलग अलग जो एग्जाम्स हुई है आप लोगों की उसके अंदर में आ चुका है, बीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट की गई थी, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों का यूपी के एग्जाम में, यूपी टेट के अंदर में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो पृथ्वी की वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो क्या कहलाता है, वो स्थल मंडल कहलाता है, लिथोस्फीयर। और जो हमारे आसपास में जो हवा है वो वायुमंडल है, ठीक है। और जो जल है, जो पानी है, जहां जहां पर में भी पानी है वो जल मंडल है। जहां पर में स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल मिलता है उस जगह को क्या कहते हैं आप लोग बताओ जल्दी से। वह जगह जहां पर में तीनों का प्रेजेंस होता है और वहां जीवन की उत्पत्ति भी हो जाए, तो उस जगह को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर में। तो फ्रेंड्स उस जगह को हम लोग कहेंगे जीव मंडल, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। जीव मंडल कहा जाता है उस जगह को जहां पर में तीनों के तीनों जगह मिल जाए और साथ ही साथ वह जीवन की उत्पत्ति भी हो जाए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर, बायोस्फीयर का जहां संगम होता है और उस जगह पे अगर जीवन की उत्पत्ति हो जाए तो उस जगह को आप लोग जीव मंडल, बायोस्फीयर कहते हो, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। सुमन तिवारी जी देखिए, अभी फिलहाल के अंदर में एज सच जो है अपेयरिंग के लिए कोई वो मिल नहीं रहा है, लेकिन हाँ अपेयरिंग के लिए उन्होंने ये जरूर कहा है कि भाई अगस्त के अंदर में बिहार के अंदर में फिर से एक वैकेंसी निकालेंगे वो लोग, जिसके अंदर में आप लोग फिर एलिजिबल हो जाओगे। तो आप लोगों ने सीटेट के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने पूरी मेहनत से करना है ताकि आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि जब वो लोग अगस्त में निकालेंगे तब पीआरटी मतलब 1 to 5th, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12 मतलब पूरा का पूरा 1 से लेकर 12 तक की वैकेंसी निकालेंगे उस समय में वो लोग। तो इसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है अच्छे से। तो आंसर आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, लिथोस्फीयर कहा जाता है जहां हम लोग रहते हैं। व्हेन अ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब एक कोई प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को कौन सी श्रेणी में आप लोग रखोगे। नेचुरल रिसोर्सेज से का उत्पाद, नेशनल रिसोर्सेज के जरिए आप लोग निकाल रहे हो। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करके या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उस माल का उत्पाद कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मिट्टी में बीज बोए, पानी डाला और पेड़ उगाया, ठीक है। या फिर जमीन को खोदा आप लोगों ने और आप लोगों ने जो है कोयला निकाल लिया या खनिज निकाल लिए, ठीक है। समुद्र की गहराई में गए और वहां से जो है कुछ निकाल लिया या मछली पकड़ ली समुद्र में से। तो ये सारी की सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो आप लोग ले रहे हो ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी के अंदर में आता है, प्राइमरी क्षेत्र की गतिविधियों के अंदर में आता है। जब आप प्राइमरी सेक्टर के जो भी प्रोड्यूस है उसमें आप कोई प्रोसेसिंग करते हो, उसमें कोई आप प्रसंस्करण करते हो, उसमें प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में कोई भी प्रसंस्करण किया जाता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जाती है, वो सेकेंडरी सेक्टर आप लोगों का बन जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप लोग कर रहे हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, एनिमल हस्बेंड्री हो। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या, एनिमल को हस्बैंड बना लेना यहाँ पर में, ठीक है। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल को हस्बैंड बना लेना नहीं है, वो तो अपने आप बन ही जाता है हस्बैंड एनिमल। एनिमल हस्बेंड्री मतलब होता है फ्रेंड्स बेसिकली पशुपालन, ये याद रखना है, नहीं तो पता चले कि भाई ये सर ये क्या है करके। पशुपालन की बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। नाउ फ्रेंड 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहां पर में स्थापित किया गया था और किसने किया था, ये भी बता दीजिए जल्दी से आप लोग।
माही जी, अभी वाला जो फॉर्म आया है ना, आप अगर आप मान लीजिए कि अगर कोई भी पर्सन हैंडीकैप्ड है तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि भाई वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जो कल्याण विभाग की वैकेंसीज आई है वो बहुत कम है, 262 है। अगर आप अच्छे से श्योर्ड हो कि आप कर सकते हो तो आप लोगों ने करना चाहिए बिल्कुल। 6 to 8 भर रहे हो, वैसे भी अटेम्प्ट तो एक ही काउंट होने वाला है आप लोगों को, तो 6 to 8 के अंदर में भर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है आपकी? कौन सा ऐसा है कि आप लोगों का अलग अलग काउंट होगा? वो अटेम्प्ट तो एक ही काउंट होगा ना उसके अंदर में, सारे के सारे। इसमें तीनों के तीनों अटेम्प्ट थोड़ी खत्म हो जाएंगे एक साथ, 3 भर दिए तो खत्म हो गया। वेयर वॉज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड इन 1875? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अलीगढ़ के अंदर में। तो अलीगढ़ के अंदर में ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इसको किया गया था आप लोगों का अलीगढ़ के अंदर में, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद, ठीक है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है, अहमद खान के द्वारा इसको किया गया था, ये याद रखने हैं आप लोग, ठीक है, 1875 में। यही बाद में जाकर क्या बना आप लोगों का? यही बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना आप लोगों का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यही बाद में जाकर बना, ठीक है, अलीगढ़ के अंदर में स्थापित किया गया था इसको। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह पे शेयर कर देंगे ताकि एनर्जी ऐसी ही बनी रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में जाकर क्या बन गया आप लोग कमेंट करके बताओ, अभी आपको बताया मैंने, ठीक है। चलिए, जिसको बाद में जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। भारत के अंदर में पहली कॉटन मिल कहां पर में और कब स्थापित की गई थी ये बता देंगे आप लोग। भारत के अंदर में स्थापित की गई पहली जो कॉटन मिल थी, ठीक है, कताई मिल के रूप में या फिर स्पिनिंग मिल जिसको बोल सकते हो, जिससे कॉटन बनाया जाता था आप लोगों का, तो कहाँ स्थापित की गई थी ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, और कब स्थापित की गई थी ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि 1854 के अंदर में बॉम्बे में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, बॉम्बे में 1854 के अंदर में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कोवासजी नाना भाई दावर, कोवासजी नाना भाई दावर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का, कोवासजी नाना भाई दावर, इन्होंने 1854 के अंदर में बॉम्बे में पहली कॉटन मिल लगाई थी। ये 3 पॉइंट जल्दी से कमेंट में लिख देंगे आप सभी के सभी लोग, ये भी पॉइंट लिखो, कोवासजी नाना भाई दावर, सभी लोग लिखेंगे कोवासजी नाना भाई दावर, इन्होंने 1854 में बॉम्बे के अंदर में पहली कॉटन मिल लगाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों से आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पर मैं आप लोगों का, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जिसने इस क्वेश्चन का आंसर लगा डाला उसकी लाइफ झींगा लाला है, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए, पोल मैंने आप लोगों की तरफ में दे दिया है, पोल के अंदर में भी एक बार आंसर कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात हो रही है पेनिनसुलर इंडिया की। पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है ये वाला भारत। प्रायद्वीप मतलब कितने साइड से पानी से घिरा हुआ होता है, जल्दी बताओ। प्रायद्वीप हमेशा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। अब बात आती है आप लोगों की, यहां पर मैं पॉइंट को नोट किया जाए माय लॉर्ड, और वो है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। कौन सी वाली रिवर? आप लोगों की जो पश्चिम की तरफ में बहती है, पश्चिम की तरफ में बहने वाली नदी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है आप लोगों की, उसके अंदर में पश्चिम की तरफ में बहने वाली नदियों के अंदर में आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ये ईस्ट की तरफ में बहती है। गोदावरी पूरब की तरफ में बहने वाली नदी है, ठीक है। कृष्णा ईस्ट की तरफ में बहने वाली नदी है आप लोगों की, ईस्ट की तरफ में। कावेरी ईस्ट की तरफ में बहने वाली नदी है। अरे भाई, लंबी चौड़ी छोटी नाटी कुछ भी हो जाए, यहां पर में एक ही तो बच गई जो वेस्ट की तरफ में जा रही बिचारी, ठीक है। अरे समझो, मास्टर जी की 2 लड़की है, ठीक है, मास्टर जी की एक ही लड़की है अभी, मान लो। अब आप बोलोगे क्या ये मास्टर जी की छोटी लड़की है या मास्टर जी की बड़ी लड़की है या मास्टर जी की मंझली वाली लड़की है? अरे एक ही है, छोटी भी वही है, बड़ी भी वही है। अब एक ही नदी है जो आप लोगों की वेस्ट की तरफ में जा रही है, ठीक है। तो छोटी बड़ी कुछ भी पूछ ले, इनमें से वो एक ही है, वो आप लोगों की नर्मदा वेस्ट की तरफ में जाने वाली, खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, गल्फ ऑफ खंबात में, गुजरात के अंदर में, ठीक है। चलिए, ये याद रखना, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक नाम की जगह से। माइकल की पहाड़, माइकल हिल्स है, माइकल पहाड़ियाँ, वहां से अमरकंटक नाम की जगह से निकलती है मध्य प्रदेश में से, फिर गुजरात में जाकर आपके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, ये याद रखेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है नर्मदा नदी आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता था? कौन सी वाली भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में, मतलब कि एक बेसिक यूनिट है और वहां से टैक्स वसूल करना है गांव में से,
तो गांव का मतलब ही होता है फ्रेंड्स आप लोगों का महल, ठीक है, महल, ये याद रखना है आप लोगों ने, महल। तो महलवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, महलवाड़ी सेटलमेंट। ओके, तो महलवाड़ी प्रणाली जो है आप लोगों की, इसके अंदर में गांव को आधार माना जाता है, गांव को जो है आधार के रूप में मानकर उसमें से, ठीक है, आपका टैक्स वसूल किया जाता है। और टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये बताओ जल्दी जल्दी से कमेंट करके, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ठीक है, टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की होती है, गांव का मुखिया, ठीक है, गांव का मुखिया जो होता है ना फ्रेंड्स, उसकी जिम्मेदारी होती है टैक्स को वसूल करने की, मुखिया। तो महलवाड़ी सेटलमेंट भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर में इसको लागू किया गया था, उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर में, ये भी याद रखना, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के अंदर में। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फार्मर्स से डायरेक्ट टैक्स ना लेकर मिडलमैन, मिडलमैन कौन होता था, गांव का मुखिया होता था महलवाड़ी सेटलमेंट के अंदर में। ओके, हॉल्ट मैकेंजी नाम के एक अधिकारी थे जिसने सबसे पहले इसको ट्राई किया था। ये एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है, एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट। महलवाड़ी सेटलमेंट को 1822 में किसने सबसे पहले ट्राई किया था, आप लोग लिखेंगे जल्दी जल्दी से, सभी के सभी लिखो जल्दी से। ये पॉइंट जो है ना, इसको लिखना है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर में, सभी के सभी लोगों ने। हॉल्ट मैकेंजी ने इसको ट्राई किया था और इसमें गांव के मुखिया को टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी जाती थी, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के अंदर में इसको लागू किया गया था। जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबाते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही एनर्जी आप लोगों के द्वारा जो है वो बनी रहे। यहां पर में चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कौन से राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन से राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तेलंगाना में, या उनमें से कोई नहीं? ओके, तो फ्रेंड्स ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ब्रैकिश वाटर झील है, मतलब कि समुद्र का पानी जो है ना वो पीछे की तरफ में जब आता है तो उस पानी से बनने वाली ये झील है आप लोगों की। तो समुद्र तट पर बनने वाली झील है। आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखते कितने लोगों ने आंसर लगाया यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा। आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये कहां पर में है, ये उड़ीसा के अंदर में आप लोगों की, उड़ीसा में। ओके, और उड़ीसा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो उड़ीसा ऑप्शन में नहीं दिया है, इसी वजह से आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पर में, ये है उड़ीसा राज्य आप लोगों का, ठीक है, उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा राज्य के अंदर में यहां पर में है चिल्का झील आप लोगों की, चिल्का झील, जो कि भारत के अंदर में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नाउ फ्रेंड्स एक पॉइंट मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है आप सभी लोगों ने। ये भारत की हो गई सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लेकिन अगर आप लोगों से एग्जामिनर, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा जालिमा बन के आपके सामने आ जाए और वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि भाई बताओ, ठीक है, इनलैंड, ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? इनलैंड। इनलैंड का मतलब होता है फ्रेंड जो अंदरूनी भूमि में हो। ये तो बेचारी समुद्र के किनारे पर है ना, समुद्री किनारे पर है। इनलैंड बोला जाए अंतर्भूमीय, आप लोगों की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो सांभर झील हो जाएंगी फिर आप लोगों की, सांभर झील यहां पर में, ठीक है, राजस्थान के अंदर में आप लोगों की सांभर झील, सांभर, जो कि भारत के अंदर में इनलैंड भूमि के अंदर में होने वाली सबसे बड़ी जो है आप लोगों की खारे पानी की झील है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मुगल एम्पेरर? निम्नलिखित में से कौन सा वाला लास्ट मुगल एम्पेरर था? ठीक है, लास्ट मुगल एम्पेरर, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट मुगल एम्पेरर? देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊं यहां पर में, तो सबसे आखिरी वाले जो मुगल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। जफर जो है ये इनका पेन नेम था, पेन नेम मतलब उनके पेन का नाम नहीं था, पेन नेम मतलब होता है जो अपने शेर वगैरह जो लिखते थे यहाँ पर में, ठीक है, वो अपना उसके सामने में जफर लिखा करते थे, इसी वजह से बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है इनको, क्योंकि इससे पहले एक बहादुर शाह हो चुके थे तो इनको बहादुर शाह 2 बोलते हैं अपन लोग। आखिरी मुगल बादशाह थे ये, ठीक है। औरंगजेब, जहां अकबर और शाहजहां आखिरी थोड़ी थे, इनसे बाद में और भी बहुत सारे मुगल शासक हुए आप लोगों के। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्लीज इसको याद रखना है फ्रेंड्स। एक्चुअल में इसके बारे में क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं आप लोगों से क्योंकि ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय में मुगल बादशाह कौन थे ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 1857 के विद्रोह के समय में मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह 2। तो बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह 2 एक ही बात है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ये आखिरी मुगल बादशाह थे, और आप लोगों को बता दूं कि ये आपके ऐसे मुगल बादशाह है जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई है, रंगून के अंदर में, 1862 के अंदर में, ठीक है, रंगून के अंदर में इनकी मृत्यु हुई थी और वहीं पे उनको दफनाया गया है, रंगून के अंदर में, ठीक है।
ये भी याद रख सकते हो, 1862 के अंदर में। इनकी खुद की टेरिटरी के बाहर मृत्यु होने वाले एकमात्र थे, मतलब कि उनका मुगल, अदरवाइज जितने भी मुगल शासक हुए उनकी मृत्यु उनके उनके शासक, उनके जो इलाका था जो उन्होंने जीता हुआ था उसी में हुई थी। अब रंगून को इन्होंने कभी जीता नहीं, ठीक है, वहां जाकर इनकी मृत्यु हुई थी। तो शहंशाह हिंदुस्तान में इनको कहा जाता था, और 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1857 में इनको पकड़ लिया गया था क्रांति के बाद में, ठीक है, और ये आखिरी मुगल बादशाह थे। Which of the following word is not included in the preamble of the Constitution of India? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा वाला शब्द सम्मिलित नहीं है? ठीक है, पूंजीवादी, न्याय, संप्रभु, बंधुता। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स फ्रेटर्निटी, बंधुता को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जो है काम करेंगे। कहीं पे भी कैपिटलिस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं आया है कि हम भारत को कैपिटलिस्ट बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? भारत को समाजवादी देश बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सोशलिस्ट शब्द आया है, सोशलिस्ट, समाजवाद, ठीक है, समाजवादी देश बनाएंगे हम लोग इसको। कहीं पे भी पूंजीवादी देश बनाएंगे नहीं आया। पूंजीवादी का मतलब होता है जहां पर में जो प्राइवेट होते हैं चीज़ें उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट जो है आप लोगों के हॉस्पिटल्स, सारी चीज़ें प्राइवेट होती है। जबकि फ्रेंड समाजवादी या सोशलिस्ट व्यवस्था के अंदर में प्राइवेट और सरकारी चीज़ों दोनों का संगम होता है आप लोगों का, मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप की होती है ये। तो पूंजीवादी व्यवस्था बनाने की बात नहीं की गई है कहीं पे भी, हमारे भारत के पूरे संविधान में कहीं पे भी कैपिटलिज्म की बात नहीं की गई है। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर मैं आप लोगों का सोवरेन मतलब संप्रभुता की बात की गई है आप लोगों की। इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं आपका सोशलिस्ट शब्द की बात की गई है। ठीक है, आपको बोला गया है यहाँ पर में कि जस्टिस दिया जाएगा, फ्रेटर्निटी सुनिश्चित की जाएंगी हम लोगों के अंदर में, ये बात की गई है। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं हुआ है। आप लोगों को प्रियम्बल याद होना चाहिए। जिस जिन बच्चों ने प्रियम्बल याद कर लेंगे वो मेरे को बताते जाएंगे कि सर प्रियम्बल याद हो गई है। हर कोई बच्चा प्रियम्बल याद करेगा पूरी की पूरी, ठीक है, प्रियम्बल को, ठीक है, आपको भारत का जो उद्देशिका है उसको याद करना है आप लोगों ने, प्रस्तावना को, ठीक है। चलिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो उसमें से क्वेश्चन आ रहे हो काफी सारे। द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज द जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच, जिसको आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसको सुंडा ट्रेंच भी बोला जाता है। सुंडा ट्रेंच भी बोला जाता है, इसको सुंडा ट्रेंच भी बोलते हो आप लोग। ये कौन से महासागर की सबसे गहरी खाई है, डीपेस्ट पॉइंट है? प्रशांत महासागर का तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रशांत महासागर का हमको पता है चैलेंजर डीप है, चैलेंजर डीप, ठीक है, या मारियाना ट्रेंच भी जिसको बोलते हो, चैलेंजर डीप, वो सबसे गहरा पॉइंट है मारियाना ट्रेंच में, ठीक है। तो मारियाना ट्रेंच नाम की एक जगह है जहां पर में सबसे गहरा पॉइंट है चैलेंजर डीप। तो जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच आप लोगों का कहां मिलेगा? ये हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है, ये याद रखेंगे, सबसे गहरा पॉइंट है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर में है जावा ट्रेंच, इसी को सुंडा ट्रेंच के नाम से भी आप लोग जानते हो। मारियाना ट्रेंच तो पूरे दुनिया का और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स आपको बताना है टेरेसेस ऑफ, ठीक है, फरोज, ठीक है, हल रेखाओं के निशान खोजे गए हड़प्पा में, ठीक है, हल रेखाओं के निशान कहां पर में खोले गए थे आपको? ट्रेसेस ऑफ फरोज। इसका मतलब बेसिकली ये है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये आप लोगों का जो है ना एक हाई लेवल क्वेश्चन हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि भाई जूते हुए खेत के सबूत कहाँ मिले हैं, ठीक है, इस जूते हुए खेत के सबूत कहाँ पर में मिले हैं, ये पूछने का है। तो ये एक नया तरीका, ठीक है, जूते हुए खेत के सबूत, क्या बात है, बिंदास इंडियन जी ने यहाँ पर में लिख दिया है जूते हुए खेत के सबूत। वही है, हल रेखाएं मिली है, मतलब खेतों के निशान मिले हैं कि भैया खेती होती थी, सिंपल सी बात है। काली बंगान में मिला है, वो कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, बस इसमें पूछने का तरीका है। ट्रेसेस ऑफ फरोज मतलब कि जूते हुए खेत के सबूत मिले, कहाँ पर में मिले हैं? तो काली बंगान के अंदर में मिले आप लोगों को। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो राजस्थान के काली बंगान के अंदर में आप लोगों को जूते हुए खेत के सबूत मिलते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, द 5th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर आप लोगों से क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग, ध्यान से देखिए आप लोग। कुतुब मीनार को कितने फ्लोर का बनाना था अपन को मतलब जिसको भी बनाना था, कुतुबुद्दीन ऐबक को 4 फ्लोर का बनाना था उसने, ठीक है। पहला फ्लोर बनाया उसने, फर्स्ट वाला फ्लोर, और हम सबको दुनिया में अकेला छोड़ के चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला फ्लोर बनाया। फिर उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, उसने सेकंड, थर्ड
और फोर्थ बिल्ड फ्लोर बनाकर जो है काम को पूरा किया। मैं समझ सकता हूँ इल्तुतमिश तुम्हारे ऊपर में कितना दबाव था तुम्हारी पत्नी का कि मेरे अब्बा का जो है सपना पूरा करो करके, ठीक है, मैं नहीं मानती, खाना नहीं मिलेगा तुमको, खाना नहीं दूंगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है बेचारे पे कितना दबाव हो। और हम लोग सोचते हैं कि चलो यार इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक का सपना पूरा किया बना के, हो सकता है घर से भी बहुत दबाव हो भी सकता है, होता नहीं है क्या घर दबाव घर से। इल्तुतमिश, ठीक है, इसने पूरा करवाया, हो गया भाई कंप्लीट, हैप्पी एंडिंग, खत्म बात। अब क्या हुआ, एक समय जो है ना फ्रेंड्स, यहां पर में बिजली गिर गई, और इस बिजली गिरने के कारण जो चौथा फ्लोर था ये इसमें थोड़ा सा नुकसान हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। तो यहां पर में एक फिफ्थ फ्लोर बनाया गया और चौथे फ्लोर की रिपेयरिंग करवाई गई। इसकी रिपेयरिंग करवाई गई किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो पांचवा फ्लोर बनाना और चौथे फ्लोर की रिपेयरिंग करवाना, ये काम किसने किया था? ठीक है, बिजली कौन सी, अरे कौन सी वाली बिजली होती है जो बादल से गिरती है, वो वाली बिजली, और कौन सी वाली बिजली होती है? ठीक है, चौथे फ्लोर की मरम्मत करवाने का और पांचवें फ्लोर का निर्माण करवाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों ने मिलकर कुतुब मीनार बनवाया है, ये याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इल्तुतमिश, ठीक है, इसने करवाया था। बाद में फिफ्थ और लास्ट जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने कंस्ट्रक्ट करवाया था 1368 में। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर में है? ठीक है, इतिमादुद्दौला या एतमादुद्दौला भी बोलते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, ये एतमादुद्दौला जो है ये आपके नूरजहां के पप्पा थे, नूरजहां के, ठीक है, नूर जहान के पप्पा थे। और नूर जहां जो है यहाँ पर में ये 20वें नंबर की वाइफ थी जहांगीर की 20वें नंबर की पत्नी थी। ठीक है, और जहांगीर इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मतलब 20 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ भाई नूर जहां से। तो नूर जहां ने अपने अब्बा के याद में, ठीक है, उनके सम्मान में पहला जो है फ्रेंड्स पूरी तरह से संगमरमर का मकबरा, पूरी तरह से वाइट संगमरमर का पहला मकबरा भारत के अंदर में, व्हाइट संगमरमर का पहला मकबरा भारत के अंदर में बनाया था फ्रेंड्स। और ये आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, औरंगाबाद में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, या शाहजहानाबाद के अंदर में। कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, जल्दी से बताइए आप लोग। जी हाँ, 20, ठीक है। अरे पहले पत्नी की मृत्यु क्यों हो जाती थी? ऐसा नहीं है कि पत्नी की मृत्यु हो गई, 19 पत्नियों की मृत्यु हो गई यार, 19वीं पत्नी भी मर गई, अब क्या? ऐसा नहीं था उसका भाई, वो पत्नियां थी उसकी जिंदा, ठीक है, फिर भी उसको चाहे मतलब था, अभी समझ जाओ आप लोग, ओके। अरे 1911 में की थी पायल शर्मा, 20वें नंबर की पत्नी थी, 1911 में की थी उसने शादी, वो है वो। तो इतिमादुद्दौला जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1611 के अंदर में की थी बेसिकली। तो यहाँ पर में इतिमादुद्दौला जो है इसका जो है नूरजहां के पप्पा का था मकबरा, जहांगीर की पत्नी थी ये। एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन समाहित होते हैं। ये जिसने सबसे पहले वाला क्वेश्चन सबसे पहले देखा होगा क्वेश्चन, वो अच्छे से कर पाएगा। जी हाँ, आपका पेडागोजी भी मैं करवाऊंगा अफसर आलम जी, जैसे हमारा कंटेंट खत्म होगा। तो ये अभी आप लोगों के लिए जो है फिलहाल के अंदर में सीटेट में, DSSB में, बिहार के अंदर में, क्योंकि NCERT बेस्ड प्योरली आप लोगों का NCERT जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, वो आप लोगों को क्वेश्चन मैं यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो ऐसा स्थान जहां पर मैं आप लोगों का तीनों चीजें पाई जाती है और जीवन भी पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर पाया जाता है और जीवन भी है। तो ऐसी जगह को हम बायोस्फीयर या जीव मंडल कहते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, जीव मंडल। याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज, जीव मंडल कहा जाता है, याद रखना है आप सभी लोगों ने, जीव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोगों के। आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है पर्वत श्रृंखला जो यूरोप और एशिया को अलग करती है, यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर बनाती है, या यूरोप और एशिया को अलग करती है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। पहली बात तो रॉकी यहां से कहां से आएगा? रॉकी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लो आप लोग, कोई हो सकता है कहीं आपसे पूछ ले। ठीक है, हिमालय जो है फ्रेंड्स कहाँ अलग कर रहा है? हिमालय आपको तो जानते हो आप, हिमालय को भारत के नक्शे में, ठीक है, यहाँ पर में थोड़ी ना यूरोप, इधर में थोड़ी यूरोप है, यूरोप इधर साइड में आपका, ठीक है। एप्लेशियन ये भी नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला भी। बच गया यूराल। यूराल जो है फ्रेंड्स यूरोप और एशिया को अलग करता है, इधर साइड में एशिया, इधर साइड में यूरोप है, ठीक है। रशिया के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। तो आप देख सकते हो यूराल पर्वत श्रृंखला आप लोगों की एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। अभी एक इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बता दूं क्या आप लोगों को? ठीक है, अब इतना खर्चा हो गया, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ आप स्नेहा भट्ट जी बिल्कुल ये आएगा आप लोगों का 40 नंबर का जो GS है उसके अंदर में भी पूछा जा सकता है आप लोगों का, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। पीहू पांडे जी एक बार जो है ना वो कॉल या व्हाट्सएप कर लोगे ना, उस पर जानकारी आपको मिल जाएंगी उस पर।
तो देखिए यहाँ पर मैं यूराल पर्वत जो है आप लोगों के, ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। माउंटेन का मतलब कि जो है पुराने वाले वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, बहुत पुराने वलित पर्वत, ये याद रखना है आप लोगों ने, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है ये, वलित पर्वत। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है जी, चलिए। प्रतिशत की दृष्टि से वायुमंडल का प्रमुख घटक सबसे कौन सा है? प्रतिशत की दृष्टि से, अरे प्रतिशत की दृष्टि या कोई भी दृष्टि लगा लो यार, प्रतिशत की दृष्टि बोलो, चलो प्रतिशत की दृष्टि। ठीक है, ये आप लोगों का केवीएस पीआरटी 2018 की एग्जाम के अंदर में आया था फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रतिशत की दृष्टि से नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है आप लोगों का, और ये है 78% आपका। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन आपका 21%। ओके, 99% जो है ये दोनों ही बना लेते हैं, सबसे ज्यादा यही घटक है आप लोगों के, नाइट्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ये याद रखेंगे आप लोग। 78% अकेला नाइट्रोजन बनाता है, 21% ऑक्सीजन बना लेता है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में। मैंने एक बार पहले भी बताया था आप लोगों को कि एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर इतना सारा नाइट्रोजन है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ही क्यों जाता है, हमारे नाक में छन्नी लगी हुई होती है क्या? मतलब इतना मासूम सा सवाल था ना उसका, हमारे नाक में छन्नी लगी होती है क्या करके। तो मतलब उसका डाउट जो है ना बिल्कुल सही था कि यार सर ऐसे कैसे होता है, ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग। बट एक्चुअल में होता क्या है, जब हम सांस ले रहे होते हैं ना तो सांस में सारी ही गैसेस हमारे अंदर में जाती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बिठाता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी की जो है आप लोगों का, ठीक है, बाकी जो है आप लोगों की गैस वापस बाहर आ जाती है आप लोगों की, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी रिलीज करती है उसके साथ में बाकी की गैसेस वापस आ जाती है। ओके, तो ये याद रखना है। शुभम साहिबा जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है? सबसे समुद्री व्यापार मार्ग, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, पनामा, स्वेज कैनल, नॉर्थ अटलांटिक। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स समुद्री व्यापार मार्ग, बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट, क्या आप लोगों से सवाल ना ऐसे भी पूछा जा सकता था कि सबसे व्यस्त समुद्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा व्यस्त समुद्र है अटलांटिक ओशियन, आपका अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर भी आपका इतना बड़ा है ना, विशाल है, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ओशियन है। उसको भी दो भाग में हमने बांटा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा व्यस्त है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। तो ये देखिए आप लोग, ये है आप लोगों का एस शेप का अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसको नॉर्थ अटलांटिक महासागर नाम दिया है और नीचे वाले को साउथ। वैसे है ये एक ही है, बस हमारे कन्वीनियंस के नाम दिया हम लोगों ने, कन्वीनियंस के लिए। तो ये सबसे ज्यादा जो है व्यस्त महासागर है आप लोगों का, सबसे ज्यादा व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है आपका, ये सबसे जो है व्यस्त महासागरीय क्षेत्र है, ये याद रखना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे संविधान के अंदर में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है, सभी लोग बताएंगे। जी हाँ, दंतुरित आप लोगों की इसकी तटरेखा है, और जिसके वजह से, दंतुरित मतलब कटी फटी है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पर में